दोस्तों अक्टूबर 12, 2020 के दिन मुंबई ने एक अजीब घटना देखी। यूं तो इंडिया में पावर आउटेजेस कोई अनकॉमन बात नहीं है, लेकिन मुंबई जैसे शहरों ने अनडिसरप्टेड पावर सप्लाई इंश्योर कर अपने रेसिडेंट्स को रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी कई सालों से प्रोवाइड की है। लेकिन अक्टूबर 12 के दिन मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहरों ने पावर डिसरप्शंस विटनेस किए। पिछले कुछ दशकों में हुए सबसे वर्स्ट पावर कट में से एक इस डिसरप्शन ने बिजनेस, स्टॉक मार्केट, हॉस्पिटल्स इत्यादि की सप्लाई को रोक दिया। लगभग 10 घंटे चले इस डिसरप्शन को अथॉरिटीज ने जब इंक्वायर किया तो रिवलेशंस चौंका देने वाले थे। मल्टीपल डोमेस्टिक एजेंसीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने इसके पीछे साइबर अटैक को कारण बताया। इंडियन ऑफिशियल्स ने इस साल मार्च में इस बात को कंफर्म करते हुए कहा कि एक फॉरेन साइबर अटैक के द्वारा स्टेट पावर कंपनीज के सर्वर्स हैक किए गए थे, जिसके कारण पावर सप्लाई डिसरप्ट हुई। ये तो ऑफिशियल्स ने किसी पर्टिकुलर देश का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में ये उंगली चाइनीज हैकर्स के ऊपर ही उठी थी। स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट जनरल DS हुडा ने इस इंसिडेंट में चाइनीज रोल को ओपनली एक्सेप्ट करते हुए कहा कि चाइना इन मेथड से इंडिया को मॉडर्न वॉरफेयर में अपनी कैपेबिलिटी शो करना चाह रहा है। ऐसे इंसिडेंट प्रेशर टैक्टिक्स का हिस्सा हैं, जहां बिना वॉर डिक्लेयर किए एक देश अपने विरोधी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर को लार्ज स्केल डैमेज पहुंचा सकता है। दोस्तों, इस इंसिडेंट के बाद इंडिया ने कई मेजर्स लिए जिससे ऐसे इंसिडेंट्स फ्यूचर में प्रिवेंट किए जा सकें। लेकिन मुंबई पावर आउटेज ने हमारे सामने मॉडर्न वॉरफेयर की नई चुनौती सामने लाकर खड़ी कर दी है। जहां एक और ट्रेडिशनल वॉर में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कन्वेंशनल मेथड्स हुआ करते थे, आज स्ट्रेटेजिक वॉर, फाइनेंशियल वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर जैसे अनेक डायमेंशंस ने मॉडर्न वर्ल्ड में वॉरफेयर की मेथोडोलॉजी बदल दी है। चाइना आज इन डायमेंशंस में खुद को इम्प्रूव कर रहा है और इससे सबसे ज़्यादा खतरा भारत को है। राइजिंग थ्रेट को आइडेंटिफाई करते हुए इंडिया ने कई स्टेप्स लिए हैं जिससे चाइनीज अटैक्स को बैलेंस किया जा सके। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का मकसद इसी मॉडर्न वॉरफेयर को समझना है, जिसे हम इंडिया और चाइना के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। आज के इस डिस्कशन के माध्यम से हम देखेंगे मॉडर्न वॉरफेयर के ऐसे कौन से पहलू हैं जिन्हें एक्सप्लॉइट कर इंडिया चाइना को उसी की खेल में मात दे सकता है। इसके अलावा कन्वेंशनल डिफेंस फ्रंट्स पे इंडिया द्वारा चाइना को ध्यान में रखकर किए गए रिफॉर्म्स पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, एशिया में अपनी हेजेमनी बनाना चाइना के लिए ऐसा सपना है जिसके विरुद्ध यदि कोई खड़ा है तो वो है इंडिया। चाइना ने बिना किसी माइटी ऑपरेशन के साउथ चाइना सी की बाउंड्री रीड्रॉ कर ली है और इंडियन बॉर्डर्स पे भी चाइना ऐसा ही करने की उम्मीद कर रहा है। लेकिन मिलिट्री माइट में इंडिया द्वारा पिछले कुछ सालों में एक कड़ी चुनौती फेस करने के बाद चाइना ने साइबर अटैक जैसे मॉडर्न वॉरफेयर टैक्टिक्स को अपनाना शुरू कर दिया है, जिससे वो इंडिया को हार्म पहुंचा सके। डोकलाम स्टैंड ऑफ, गलवान वैली या रिसेंट अरुणाचल प्रदेश इंकर्शंस के दौरान इंडिया का स्टैंड देखते हुए चाइना आज इंडिया के मसल पावर को आजमाने से बच रहा है। इस सिचुएशन में मॉडर्न वॉरफेयर जो मसल से ज़्यादा ब्रेन बेस्ड स्ट्रेटजी है, चाइना आज उन डोमेन्स को एक्सप्लोर कर रहा है जिससे एशिया और वर्ल्ड लेवल पे चाइना की अनअपोज राइज हो सके। इस मॉडर्न वॉरफेयर के अनेक पहलू हैं, जैसे स्ट्रेटजिक वॉरफेयर, फाइनेंशियल वॉर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, साइबर अटैक, स्पेस वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉर और बायोलॉजिकल वॉरफेयर। चाइना के एग्रेसिवनेस को देखते हुए इंडिया ने भी समय के साथ इन डोमेन्स में अपने हाथ आजमाने शुरू कर दिए हैं, जिससे आने वाले समय में चाइना द्वारा किए जाने वाले स्ट्रेटजिक मूव्स को काउंटर किया जा सके। आइए एक एक कर इन्हें डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, चाइना ने समय के साथ इंडिया को स्ट्रेटजिकली आइसोलेट करने के प्रयास किए हैं। यदि इंडिया के नेबर्स को देखा जाए तो वेस्ट में पाकिस्तान, नॉर्थ में नेपाल, साउथ में श्रीलंका और ईस्ट में बांग्लादेश, चाइना ने पिछले कई सालों से हर एक कंट्री को स्ट्रेटजिकली अपनी ओर टिल्ट करने के अनेक प्रयास किए हैं। जहां एक और पाकिस्तान ने इस ऑफर को CPEC जैसे प्रोजेक्ट्स के साथ दोनों हाथों से एक्सेप्ट किया, वहीं नेपाल ने कम्युनिस्ट भाईचारे की खातिर खुद को चाइना के करीब किया है। बांग्लादेश और श्रीलंका के केस में ये इकोनॉमिक टर्म्स में देखा गया है। इसी स्ट्रेटजिक मेथोडोलॉजी के अंडर स्ट्रिंग ऑफ पल्स जैसे चाइनीज अटेम्प्ट्स को देख सकते हैं, जिसका सोल पर्पस है वॉर लाइक सिचुएशन में इंडिया को स्ट्रेटजिकली आइसोलेट करना। दोस्तों, इस डोमेन में इंडिया ने कई स्टेप्स लिए हैं, जहां लाइन ऑफ क्रेडिट के थ्रू इंडिया ने श्रीलंका और म्यांमार जैसे नेबर से अपने डिफेंस रिलेशंस मजबूत किए हैं। वहीं बांग्लादेश से इंडिया ने अपने टाइज स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी कई बायलैटरल अप्रोचेस की मदद ली है। इंडिया स्ट्रिंग ऑफ पल्स को काउंटर करने के लिए डायमंड ऑफ नेकलेस स्ट्रेटजी का भी सहारा ले रहा है, जिसके तहत की लोकेशंस जैसे सबांग पोर्ट,
वियतनाम, अजम्पशन आइलैंड्स पे इंडिया अपने फुटप्रिंट्स एस्टैब्लिश कर रहा है। इस डोमेन में यदि देखा जाए तो इंडिया के पास कई ऑप्शंस हैं। चाइना आज एक रीजनल बुली बन चुका है, जिससे अपने मसल पावर को शो करते हुए सारे नेबरिंग कंट्रीज से अपने रिश्ते बिगाड़ लिए हैं। इंडिया के लिए ये एक सुनहरा मौका है, जहां क्वाड के थ्रू इंडिया जापान के साथ क्लोजनेस इंक्रीज कर सकता है। वहीं साउथ चाइना सी की नेबरिंग कंट्रीज इंडिया को उस रीजन में सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती हैं। ताइवान का कॉज यहाँ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, जो चाइना को हर्ट करना इंडिया के लिए ईजी ऑप्शन होगा। दोस्तों, इस कड़ी में दूसरी मेथोडोलॉजी है फाइनेंशियल वॉरफेयर। दोस्तों, अपनी डेट ट्रैप पॉलिसी से यूं तो चाइना ने कई देशों को अपने वर्चुअल कंट्रोल के अंडर कर लिया है, लेकिन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत उसने अपनी इन्फ्लुएंस यूरोप तक एक्सटेंड करने की कोशिशें की हैं। इंडिया चाइना के एक दूसरे फाइनेंशियल अटैक का सामना कर रहा है। इंडियन कंपनीज और स्टार्टअप्स में बढ़ते हुए चाइनीज इन्वेस्टमेंट इंडिया के लिए एक समय पर बड़ा खतरा बन चुके थे। केवल ड्रेन ऑफ वेल्थ ही नहीं, इंडिया में ऑपरेट करने वाली कंपनीज चाइनीज कंट्रोल में रहते हुए इंडिया को डेटा थेफ्ट, क्रिटिकल एक्सेस, फाइनेंशियल मोनोपोली, साइबर अटैक जैसे कई थ्रेट्स ऑफर कर रही थी। इंडियन गवर्नमेंट ने रिटेलिएट करते हुए जहां एक और कई चाइनीज ऐप्स को बैन किया, वहीं पॉलिसी रिफॉर्म्स के तहत चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स पे भी रोक लगाई गई। इंडिया ने देश में चल रहे कई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स को रीस्ट्रक्चर किया जिसमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंस फील हुई। चाइना द्वारा इंटरनेशनल लेवल पे इस मुद्दे के उठाने के बाद इंडिया ने सिक्योरिटी रिस्क का कारण देकर अपना स्टैंड जस्टिफाई किया। वहीं इन बैंस के द्वारा क्रिएट की गई गैप को फुलफिल करने के लिए डोमेस्टिक इनिशिएटिव्स को सपोर्ट प्रोवाइड किया गया। दोस्तों, इस डोमेन में इंडिया और भी कई अप्रोचेस अपना सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे चाइनीज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अगेंस्ट इंडिया आसियान कंट्रीज के साथ फाइनेंशियल टाइज इंक्रीज कर सकता है। कोरोना पैंडेमिक के बाद वर्ल्ड की मेजर कंट्रीज आज चाइना +1 अप्रोच अपना रही हैं। इस अप्रोच के तहत चाइना में मौजूद अपने प्रोडक्शन को दूसरी कंट्रीज में शिफ्ट करना इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनकर उभरा है, जहां इंडिया इन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट कर अपनी मैन्युफैक्चरिंग बेस को इंक्रीज कर सकता है। वहीं उन कंट्रीज को भी सपोर्ट करना जिसे चाइना ने बुली किया है, रीजनल ग्रुपिज्म में हेल्पफुल होगा। इंडिया अपने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के थ्रू साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ कनेक्टिविटी इंप्रूव कर कंपनीज को इन्वेस्टमेंट के लिए एक पूरा रीजन ऑफर कर सकता है, जहां कंपनीज कंट्रीज की कैपेसिटी के बेसिस पे अपने प्रोडक्शन को डिवाइड कर सकती हैं। ताइवान के साथ इंडिया की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में कोऑपरेशन चाइना के लिए एक सेटबैक बनकर उभर रहा है, जिसके सक्सेसफुल होने पर सेमीकंडक्टर्स में चाइनीज डोमिनेंस भी खत्म हो सकता है। दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं एक हाईली कॉम्प्लेक्स वॉरफेयर की, जो है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। दोस्तों, किसी भी कंट्री के लिए सबसे बड़ी चीज होती है अपने सिटीजन्स द्वारा उस पे और उसके कॉजेस पे किया जाने वाला भरोसा। यूं तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर काफी पुरानी है, जब एक कंट्री द्वारा प्रोपेगेंडा के थ्रू दूसरी कंट्री को डिफेम किया जाता था, लेकिन आज इसके डायमेंशंस काफी बदल चुके हैं। इस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को इंडिया के जम्मू और कश्मीर में देखा जा सकता है, जहां पाकिस्तान द्वारा इंडियन सिटीजन्स को इंडिया के खिलाफ ब्रेन वॉश किया जाता है। सिमिलर अटेम्प्ट्स चाइना द्वारा इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न टेरिटरीज में लिए गए थे, जहां माइनर इम्पैक्ट के तौर पे इस वॉरफेयर से सिटीजन्स के अंदर डिसलॉयल्टी और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जनरेट करने की कोशिश होती है। वहीं सीवियर इम्पैक्ट फुल फ्लेज्ड इंसर्जेंसी में कन्वर्ट हो सकती हैं। ये वॉरफेयर किसी भी देश को इंटरनली डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है। जब किसी देश को बाहरी दुश्मन की जगह अपने खुद के नागरिकों के अगेंस्ट ही गन्स यूज करने पड़े, उस देश के लिए इससे ज्यादा डेंजरस और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन और कुछ नहीं हो सकती। दोस्तों, जहां अगस्त 2019 से पहले चाइना कश्मीर की इंसर्जेंसी आराम से एंजॉय कर रहा था, वहीं इसके बाद आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद चाइना ने इस एब्रोगेशन के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। इसके रिटेलिएशन में इंडिया के पास कई ऑप्शंस हैं। कुछ एक को हम लोगों ने यूटिलाइज किया है, वहीं कुछ आज भी अनएक्सप्लोर्ड है। दोस्तों, तिब्बत चाइना के लिए एक सेंसिटिव मुद्दा है, जहां दलाई लामा को रिफ्यूज प्रोवाइड कर इंडिया ने तिब्बतन्स को साइकोलॉजिकली सपोर्ट तो किया है, लेकिन तिब्बत में इस कॉज को ज्यादा पुश नहीं किया है। अगर चाइनीज एग्रेशन ना रुके तो दलाई लामा और तिब्बतन नेशनल्स के थ्रू इंडिया भी चाहे तो चाइना में साइकोलॉजिकल वॉर छेड़ सकता है। सिमिलर अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए शिनजियांग प्रोविंस में है, जहां उइगुर मुस्लिम्स चाइना द्वारा हैरेस किए जा रहे हैं। इंडिया आज एक सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन होस्ट करती है। जिस तरह रशिया ने अपने मुस्लिम पॉपुलेशन को यूटिलाइज कर मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी के लिंक मजबूत किए, वैसे ही इंडिया भी अपने मुस्लिम पॉपुलेशन को यूज कर उइगुर मुस्लिम्स के कॉज को एक्सप्लॉइट कर सकता है।
सिमिलरली चाइना अपने मीडिया और स्पोक्स पर्सन के थ्रू इंडिया के अगेंस्ट अपने सिटीजन्स और वर्ल्ड के सामने डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स प्रेजेंट करता है। इस डोमेन में भी इंडिया को चाइनीज प्रोपेगेंडा को एग्रेसिवली काउंटर करने की जरूरत है। ये वॉरफेयर आज डिमांड करती है कि इंडिया अपने पक्ष को अपने नागरिकों के अलावा दुनिया के सामने भी खुलकर रखे, जिससे चाइना द्वारा फैलाया गया हर झूठ सबके सामने आ सके। इसमें वेल थॉट आउट और एग्रेसिव डिप्लोमेसी एक मेजर रोल प्ले कर सकती है। आइए अब हम बात करते हैं जियोग्राफिकल वॉरफेयर की। दोस्तों, चाइना ने इंडिया के रिस्पेक्ट में अपस्ट्रीम लोकेशन का फायदा आखिरी हद तक उठाया है। ब्रह्मपुत्र जैसे रिवर्स के कोर्स में अपर रिपेरियन स्टेट चाइना ने तिब्बत से इंडिया फ्लो होती हुई रिवर्स को भी पोटेंशियल वेपन्स की तरह डेवलप किया है। न्यूमरस डैम्स की मदद से चाइना आज फ्लड और ड्रॉट जैसी कैलेमिटीज से इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को थ्रेटन कर रहा है। चाइना द्वारा बनाए गए ये वाटर बॉम्ब्स आज इंडिया और बांग्लादेश जैसे देशों के लिए एक बड़ा खतरा बनकर उभरे हैं। इसके काउंटर में इंडिया के लिए पहले तो खुद को किसी भी कैलेमिटी के लिए प्रिपेयर करना जरूरी है, साथ ही वो बांग्लादेश जैसी डाउनस्ट्रीम कंट्रीज के साथ इन डैम्स के फ्यूचर इम्पैक्ट्स को डिस्कस कर सकता है, क्योंकि यदि चाइना इन वाटर बॉम्ब्स को यूज करता है तो इंडिया से ज्यादा बांग्लादेश को इससे नुकसान होगा। इंटरनेशनल फोरम्स की मदद से पाकिस्तान की तरह इंडस वाटर ट्रीटी साइन करना इंडिया के लिए एक टेम्परेरी सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि चाइनीज माइंडसेट को देखते हुए इंडिया का चाइना के कमिटमेंट पे भरोसा करना कठिन होगा। दोस्तों, जहां मुंबई में हुए साइबर अटैक्स आज चाइना द्वारा इस डोमेन में उसके बढ़ते फुटप्रिंट्स का सबूत दे रहे हैं, वहीं इंडिया भी आज अपनी कैपेबिलिटीज साइबर वॉरफेयर में इंक्रीज कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल केवल जून में ही चाइनीज हैकर्स द्वारा इंडिया में 40,000 से ज्यादा साइबर अटैक्स अटेम्प्ट किए गए, जिसे इंडियन एजेंसीज ने सक्सेसफुली पुश बैक किया। गवर्नमेंट द्वारा 2013 में लॉन्च्ड नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को इस साल अगस्त में इम्प्रूव कर इंडिया आज खुद को किसी भी तरह के साइबर अटैक के विरुद्ध तैयार कर रहा है। इसके अलावा चाइना द्वारा स्पेस को भी वेपनाइज करना इंडिया के लिए एक खतरा था, लेकिन इस डोमेन में भी इंडिया ने चाइना को खुली चुनौती दी है। दोस्तों, साइबर वॉरफेयर में कोई देश किसी दूसरे देश की क्रिटिकल मिसाइल्स को स्पेस में डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। इस मेथड से अटैक की गई कंट्री के क्रूशियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स सैटेलाइट के एब्सेंस में पूरी तरह से इनएक्टिव हो जाते हैं। कुछ समय पहले तक वर्ल्ड में केवल यूएसए, रशिया और चाइना के पास ही एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स हुआ करती थी, लेकिन इंडिया ने 2019 में मिशन शक्ति के तहत एक एंटी सैटेलाइट मिशन का सक्सेसफुल ट्रायल किया। इस सक्सेस के बाद इंडिया आज वर्ल्ड के उन 4 चुनिंदा कंट्रीज में से एक है जिनके पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेक्नोलॉजी है। इंडिया अपने इन इनिशिएटिव और रिफॉर्म्स के तहत आज चाइना के साथ साइबर और स्पेस वॉरफेयर में compete करने में कामयाब हुआ है। दोस्तों, इंडिया हमेशा से एक पीस लविंग कंट्री रहा है। शायद यही कारण है कि जब चाइना को उसके फॉर्मेशन के बाद नॉन सोशलिस्ट ब्लॉक ने रिजेक्ट कर दिया तो इंडिया ने पड़ोसी होने के नाते चाइना के एग्जिस्टेंस को रिकग्नाइज किया। लेकिन जियोपॉलिटिकल गेम्स की अपनी कॉम्प्लेक्सिटी है। अपनी एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी को दर्शाते हुए चाइना ने इंडिया पे 1962 में ही अटैक कर दिया, लेकिन आज ये इंडिया 1962 के इंडिया से बेटर प्रिपेयर्ड और पावरफुल है। आज हम अपने पैरों पे खड़े होकर चाइना को मॉडर्न वॉरफेयर के हर डोमेन में सक्सेसफुली काउंटर कर सकते हैं। मॉडर्न वॉरफेयर के अलावा इंडिया ने कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन के तहत कई मिलिट्री रिफॉर्म्स जैसे इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के इनिशिएटिव को पुश किया है, जिससे चाइना और उसके पपेट्स को किसी कन्वेंशनल बैटल में कड़ी टक्कर दी जा सके। वॉर मशीन्स और एक इंडिविजुअल सोल्जर को हाइब्रिड वॉर्स के लिए प्रिपेयर करना आज इंडिया के प्राइम टारगेट्स में से एक है। इन एफर्ट्स को हमें और तेजी से मजबूती देनी होगी ताकि आने वाले टाइम पर हम 21st सेंचुरी के इस हाइब्रिड वॉरफेयर के लिए तैयार रहें। तो दोस्तों, ये थी एक एनालिसिस इंडिया और चाइना के कॉन्टेक्स्ट में मॉडर्न वॉरफेयर की। दोस्तों, इस मॉडर्न वॉरफेयर के कौन से एस्पेक्ट को इंडिया को सिलेक्टिवली टारगेट करना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।